दिल्ली की राजनीति अब यमुना में जहर तक पहुंच गई है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर यमुना में जहर मिलाने का आरोप लगाया है। हंगामा बढ़ गया है, सब कुछ दिखाऊंगा। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज पर, आपका अपना शो सीधे मुद्दे की बात। सीधे मुद्दे की बात पे देश की जो सबसे बड़ी खबर हो, जिसे देश जानना चाहता और समझना चाहता हो, वो खबर पूरे विश्लेषण के साथ रात 8 बजे आप लोगों को दिखाता हूं। किसी भी मुद्दे पर बहस नहीं करता हूं, सिर्फ तथ्यों के साथ हर खबर का विश्लेषण करता हूं। जनता की क्या राय है वो भी सुनाता हूं। आज आप लोगों का धन्यवाद भी कहूंगा, हाथ जोड़कर दिल से आप लोगों को प्रणाम करूंगा। कुछ महीनों में ही आप लोगों ने सीधे मुद्दे की बात को खूब प्यार दिया है, खूब अपनाया है। विस्तार न्यूज को खूब प्यार दे रहे हैं, बस आप लोग यूं ही साथ बनाए रखिए। यकीन मानिए, सिर्फ और सिर्फ खबर दिखाऊंगा, वो खबरें जो टीवी से दूर हो रही थी, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी हैं। रोज 1 घंटे आपको देश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की हर बड़ी खबर दिखाता हूं। लेकिन सबसे पहले बता देता हूं कि आज क्या क्या दिखाने वाला हूं। आज थोड़ी दिल की बात इसलिए कर रहा था क्योंकि आज आपने बहुत प्यार दिया है और वो प्यार आंकड़ों में तब्दील हो गया है। आंकड़ों में तब्दील हो गया है। 1 साल भी नहीं हुआ है विस्तार न्यूज को, और विस्तार न्यूज के शोज आप बहुत पसंद कर रहे हैं, बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं। इसलिए मैंने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और आपसे लगातार कह रहा हूं किसी तरह से प्यार बनाए रहिएगा। आज सबसे पहले शुरुआत राजधानी दिल्ली के चुनावी माहौल से करेंगे। दिल्ली में यमुना वाली राजनीति पर क्या हो गया है, क्यों सियासत गर्मा गई है, सब कुछ बताएंगे। केजरीवाल के यमुना में जहर वाले बयान पर खूब राजनीति हो रही है। चुनाव आयोग ने सबूत देने को कह दिया है। हरियाणा के सीएम यमुना का पानी पी रहे हैं। और हाँ, आज तो दिल्ली के चुनावी रण में अखिलेश यादव भी उतरे हैं। हर तस्वीर दिखाएंगे, जुड़े रहिएगा, सब कुछ बताएंगे। दूसरी खबर में बात महाकुंभ की करेंगे। आप भी महाकुंभ जाने की तैयारी में हैं तो थोड़ा ठहर जाइए, अब बहुत कुछ बदल गया है। कैसे जाना है, कितनी तैयारी से जाना है, सब बताएंगे। महाकुंभ लेकर चलेंगे। तीसरी खबर में बात करेंगे मध्य प्रदेश की। पन्ना में एक दर्दनाक हादसा हुआ है। पन्ना की सीमेंट फैक्ट्री स्लैब गिरने से 4 मजदूरों की दुखद मौत हो गई है। पूरी खबर बताएंगे। चौथी खबर में आपको जबलपुर के एक गांव की कहानी बताएंगे। वैसे तो मध्य प्रदेश के धार्मिक नगरों में अब शराबबंदी का ऐलान हुआ है, लेकिन जबलपुर के एक गांव में सालों से शराबबंदी लागू है। कोई शराब पीकर आए तो जुर्माना भी देना पड़ेगा। 5वीं खबर में बात करेंगे सिंगरौली की बर्तन घोटाले वाली खबर की करूंगा। याद है आपको? या आपको याद हो 800 रुपए का चम्मच? विस्तार न्यूज ने खबर दिखाई थी, अब बड़ी कार्रवाई हुई है। 800 का चम्मच खरीदे थे, अब जांच होने वाली है। छठी खबर में बात छत्तीसगढ़ की होगी। छत्तीसगढ़ के युवाओं को बिगाड़ने की साजिश रची जा रही है। रायपुर में बड़ी कार्रवाई हुई है। रायपुर पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। दूसरे राज्यों में बैठकर छत्तीसगढ़ के भविष्य से खिलवाड़ करने की साजिश रची जा रही है, इसलिए पूरी खबर बताएंगे। 7वीं खबर में बात करेंगे नगर निगम चुनाव की। छत्तीसगढ़ में जैसे जैसे नगरीय निकाय चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे तनाव भी बढ़ रहा है। आज भी कई जिलों में तनाव का माहौल रहा। टिकट नहीं मिलने पर नेता बागी हो रहे हैं। आज का पूरा अपडेट बताएंगे, जुड़े रहिएगा। 8वीं खबर में बात करेंगे पुलिस जांच पड़ताल और राजनीति। क्या है पूरा मामला, जानना चाहते हैं तो जुड़े रहिएगा। चलिए अब बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और आपको पूरी खबर बता देते हैं। पहली खबर क्या है? क्या दिल्ली के पानी में जहर है? ये देखिए, पानी पी रहे हैं मुख्यमंत्री, 2 मुख्यमंत्री, मतलब एक पूर्व मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के संयोजक, और ये आपको देखिए मुख्यमंत्री दिखाई दे रहे हैं। आप समझ गए? दिल्ली में यमुना वाला हंगामा बहुत ज्यादा बढ़ गया है। यमुना पर शुरू हुई राजनीति अब चुनाव आयोग तक पहुंच गई है। कुछ दिन पहले आपको दिखाया था कैसे बीजेपी के नेता अरविंद केजरीवाल के पुतले को यमुना में डुबकी लगवा रहे थे, लेकिन जब मामला डुबकी वुबकी से बहुत आगे निकल गया है, अरविंद केजरीवाल ने कह दिया है कि हरियाणा की सरकार दिल्ली आने वाले यमुना के पानी में जहर मिलाती है। बहुत बड़ा आरोप लगाया है अरविंद केजरीवाल ने। अरविंद केजरीवाल के इस आरोप का जवाब खुद प्रधानमंत्री मोदी ने दिया है। सब कुछ बताएंगे, सब कुछ सुनाएंगे। ये हंगामा इतना क्यों बढ़ गया है, तारीखों के साथ देख लीजिए। देखिए, यह हंगामा शुरू हुआ 27 जनवरी से। अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा की भाजपा सरकार पर यमुना के पानी को जहरीला करने का आरोप लगाया। केजरीवाल ने कहा, दिल्ली के लोगों को पीने के लिए पानी हरियाणा और उत्तर प्रदेश से मिलता है। भाजपा की हरियाणा सरकार ने यमुना के पानी को जहरीला कर दिया है। ठीक एक दिन बाद 28 जनवरी को चुनाव आयोग ने केजरीवाल से सबूत पेश करने को कह दिया।
इसके बाद 29 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी ने भी दिल्ली की रैली में अरविंद केजरीवाल के इस आरोप का जवाब दिया और कह दिया कि यमुना का पानी ही प्रधानमंत्री भी पीता है। 29 जनवरी को ही हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने यमुना का पानी पीते हुए वीडियो शेयर किया। अरविंद केजरीवाल ने चुनाव आयोग को 14 पेज में लिखकर जवाब दिया। समझ गए आप? इसके बाद 30 जनवरी की सुबह भी दिल्ली में के पानी में जहर वाली राजनीति से ही हुई। आम आदमी पार्टी के नेता बोतल में यमुना का पानी भरकर बीजेपी मुख्यालय पहुंच गए। खूब हो हल्ला हुआ, हंगामा हुआ। इसके बाद आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें भी अरविंद केजरीवाल बोतल में यमुना का पानी लेकर पहुंचे। 4 बोतलें थी जिस पर अमित शाह, राहुल गांधी, हरियाणा के मुख्यमंत्री और दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का नाम लिखा था। और 4 बोतलों को लेकर केजरीवाल ने चारों नेताओं को चैलेंज दिया कि ये वाला पानी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पी कर दिखाइए। कुल मिलाकर यमुना के मुद्दे पर इस वक्त दिल्ली में खूब राजनीति हो रही। 27 जनवरी से अब तक क्या क्या हुआ विस्तार से दिखा दिया। अब इस रिपोर्ट को देखिए और सुनिए, सब समझ जाएंगे। सुनिए जरा। भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की सरकार ने दिल्ली में यमुना से आने वाले पानी में जहर मिला के भेज दिया है। दिल्ली के एक पूर्व मुख्यमंत्री ने हरियाणा के लोगों पर जिन्होंने आरोप लगा दिए, हरियाणा के लोग अपने ही बच्चों के पानी में जहर मिला सकते हैं क्या? केजरीवाल साहब की पूरी जिंदगी झूठ बोल करके 10 साल उन्होंने निकाले हैं। ये बोतल हम अमित शाह जी के लिए भेज रहे हैं, ये बोतल हम वीरेंद्र सचदेवा जी के लिए भेज रहे हैं, ये बोतल नायब सिंह सैनी जी के लिए भेज रहे हैं और ये बोतल राहुल गांधी जी के लिए भेज रहे हैं। चारों लोग ये बोतल प्रेस कॉन्फ्रेंस में पी के दिखा दे, हम वो मान जाएंगे कि हमने गलत बोला था। अरे केजरीवाल जी, कौन सा जहर मिलाया है, जरा नाम कहिए। वो केजरीवाल जी 5 साल पहले यमुना जी का पानी पीने की बात कर रहे थे। खोखलापन है, शायद केजरीवाल जी मोदी जी से भी ज्यादा चलाक है। साक्ष्य के बगैर इतना बड़ा इल्जाम लगाना, महज वोट के लिए, सत्ता के लिए झूठ की खेती, इसे इस बार इसको केस भी होनी चाहिए। जेल जाने से तो इनको डर है नहीं। ईसीआई राजनीति कर रहा है। क्यों? क्योंकि राजीव कुमार को पोस्ट रिटायरमेंट 28 फरवरी को पोस्ट रिटायरमेंट उनको नौकरी चाहिए। मैं राजीव कुमार जी को कहना चाहता हूं, इतिहास उन्हें माफ नहीं करेगा। जितना कबाड़ा राजीव कुमार जी ने इलेक्शन कमीशन का किया है, मुझे लगता नहीं कि भारत के इतिहास में इलेक्शन कमीशन का इतना कभी कबाड़ा हुआ है। आपने एक सरकार को नरसंहार करने के लिए उस पर सवाल खड़ा किया है। ये क्रिमिनल है, किसी भी हद में इस पे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अब बात पानी में जहर की कही है तो जांच तो होगी ही। चुनाव आयोग ने जवाब देने के लिए कहा तो केजरीवाल चुनाव आयुक्त पर ही भड़क गए हैं। खैर, दिल्ली में 5 फरवरी को चुनाव होना है। 3 फरवरी को शाम 5 बजे तक प्रचार जारी रहेगा और प्रचार के साथ ही आरोप भी चलता रहेगा। लेकिन बात दिल्ली की है और दिल्ली में करोड़ों लोग इस पानी को पीते हैं। तो यमुना का पानी और उसमें जहर को लेकर हो रही राजनीति पर विस्तार न्यूज ने किससे बात की है? आपसे बात की है, जनता से बात की है। सुन लीजिए जनता क्या कह रही है, सुनिए भाई। को वो जो बंदा है ना, वो सिर्फ इल्जाम ही लगा रहा है लास्ट 10 साल से, तो वो तो कोई नई बात नहीं है। कोई नई बात हो तो बताओ। वो हर दिन कुछ चीज़ नहीं लेके आता है। अगर आपने कुछ करना है तो सिटी के लिए सफाई बहुत इंपॉर्टेंट है, रोड्स इंपॉर्टेंट है। ये फ्री बीज कोई भी हो सरकार, वो गलत है। सर, सफाई बिल्कुल भी नहीं हुई है। सफाई करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, अभी तथ्य को कोई नहीं जानता है कि इसके पीछे क्या तथ्य हैं और नहीं जानने की बात है। अब किसी ने तो ये जाना नहीं कि किसने जहर मिलाया नहीं मिलाया। यमुना की सफाई होनी चाहिए, ये सभी दलों को मानना पड़ेगा। नहीं हो पा रही है। यमुना की सफाई होनी चाहिए बट नहीं हो पा रही है। कुछ नहीं हो पा रहा, सिर्फ वादे हो रहे हैं, खोखले वो भी, और कुछ नहीं हो रहा है यहाँ भाई। वो तो बेबुनियाद ही है, वो चुनाव के टाइम पे याद आता है बस। उससे पहले क्यों नहीं याद आता? 15 साल हो गए ना। देखो, चुनाव के टाइम पे वो अगर बोल रहे हैं कि हाँ, मतलब चुनावी मुद्दा है ये। यमुना तो जैसी थी वैसे ही है। केजरीवाल का पॉलिटिक्स स्टंट है, तो वो स्टंट रहेगा। वो जीतने के लिए वो कुछ भी बोलेगा और लोग समझदार है कि यमुना गंदी है और वो किसकी वजह से, वो भी लोग जानते हैं। मोटिव कुछ भी हो, बस यमुना साफ करवाओ, क्योंकि सच में यमुना बहुत पॉल्यूटेड है। दिल्ली चुनाव की हर तस्वीर आपको दिखाऊंगा विस्तार से। किया है ना वादा, कहीं जाना ही नहीं है आपको। याद रखिएगा, देश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबर देखने के लिए आपको कहीं नहीं जाना है, सिर्फ विस्तार न्यूज लगाना है। विदेश की कोई बड़ी घटना होगी वो भी दिखाऊंगा। इसलिए मैं पिछले
8 महीने से आपसे लगातार कह रहा हूं कि देश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबर अगर 1 घंटे में आपको देखना है और फिर चुपचाप सो जाना है तो आप विस्तार न्यूज लगा लीजिए। अब राजधानी दिल्ली का पानी जहरीला है, ऐसा दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं। बीजेपी पर पानी में जहर मिलाने का आरोप लगा रहे हैं, तो विस्तार से चर्चा जरूरी थी, इसलिए सब कुछ दिखा दिया। दिल्ली में जाकर तो हम और आप भी पानी पीते हैं कि नहीं? ये तो बात पानी की हुई, लेकिन राजधानी दिल्ली से एक और बड़ी तस्वीर सामने आई। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव दिल्ली में आम आदमी पार्टी के प्रचार में उतरे। चुनावी रथ पर केजरीवाल के साथ सवार होकर आम आदमी पार्टी के लिए प्रचार किया। ये तस्वीर राजनीतिक है। दिल्ली चुनाव में इंडिया गठबंधन पूरी तरह से टूट गई है। रुकिए कुछ सरल करके आपको बता देता हूं। आपको याद है, प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने के लिए एक इंडिया गठबंधन, एक इंडिया अलायंस बना था। इंडिया अलायंस ने लोकसभा चुनाव एक साथ लड़ने का फैसला किया और लड़ा भी। हुआ क्या हुआ आपने देख लिया। अब ये इंडिया अलायंस दिल्ली चुनाव में पूरी तरह से खंड खंड हो गया है और राहुल गांधी पर कौन तंज कस रहा है, कौन हमला बोल रहा है? केजरीवाल। और केजरीवाल पर कौन हमला बोल रहा है? राहुल गांधी। समझ गए आप? ये गठबंधन पूरी तरह से टूट गया है। दूसरे राज्यों के नेता अपनी अपनी पसंद से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के समर्थन कर रहे हैं, उनका समर्थन। लेकिन इस तस्वीर ने एक बात तो साफ कर दी है कि दिल्ली के चुनाव में यूपी के 2 लड़कों की जोड़ी टूट गई है। अभी पिछले साल हुए लोकसभा चुनाव में जो अखिलेश यादव और राहुल गांधी के साथ चुनावी रथ पर सवार होकर जनता से वोट मांग रहे थे, वो ठीक 1 साल बाद राहुल गांधी और कांग्रेस के खिलाफ दिल्ली में प्रचार कर रहे हैं, जो मैंने आपको बताया। दिल्ली के चुनाव में हाथ का साथ छोड़कर अरविंद केजरीवाल को खुलकर समर्थन दे रहे हैं। सुनिए आज चुनावी रैली में क्या कह रहे हैं अखिलेश यादव। अरविंद केजरीवाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं कि मुझे इतने अपने लोगों से मिलने का मौका दिया है। इस बार आप पार्टी ने मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को पटकनी देने जा रहे हैं। ये जो इनका चुनाव चिन्ह झाड़ू है, ये झाड़ू जो इनका चुनाव चिन्ह है, ये भारतीय जनता पार्टी की बेईमानी का सफाया करने जा रहा है। कुछ नहीं कहूंगा, वीडियो सब कुछ कह दिया। बस इतना ही कहूंगा, ये राजनीति है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। दिल्ली चुनाव का पूरा अपडेट बता दिया है, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगली खबर कौन सी? अगली खबर कल देश की सबसे बड़ी खबर महाकुंभ थी। महाकुंभ में हुए हादसे की हर खबर मैंने आपको दिखाया और बताया, लेकिन आज आप ये जरूर जानना चाहते हैं कि आज महाकुंभ की स्थिति क्या है। लोग जो इतने आ गए थे वो कैसे जा रहे हैं, व्यवस्थाएं क्या बदली हैं, क्या सुधरी हैं, और अगर आप महाकुंभ जाना चाहते हैं तो कैसे जाएं, ये सब जानना चाहते हैं कि नहीं जानना चाहते हैं? आप जानना चाहते हैं कि नहीं जानना चाहते हैं? ईमानदारी से बताइए। आप जानना चाहते हैं, मैं जानता हूं, आपकी इच्छा मैं जानता हूं कि आप क्या सोच रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, और आप जो सोचते हैं, आप जो समझते हैं, वो सिर्फ विस्तार न्यूज़ दिखाता है। आपकी समस्या, आपकी परेशानी और आप जो खबर देखना चाहते हैं वो विस्तार न्यूज़ दिखाता है। क्यों? क्योंकि मैंने आपसे वादा किया है कि देश और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की कोई खबर नहीं छूटेगी। कल हादसा हुआ, हादसे की खबर हमने सबसे बड़ी कवरेज आपको दिखाई, क्योंकि आपके रिश्तेदार, आपका परिवार कुंभ जा रहा है, जाने वाला है। इसलिए अब दिखा देते हैं कि आज क्या स्थिति है, बता दीजिए। हादसे के बाद कैसा है महाकुंभ का माहौल, यही जानना चाहते हैं ना आप? यही जानना चाहते हैं ना आप कि जो हादसा हो गया है, उस हादसे के बाद महाकुंभ में क्या हालात हैं, कैसे पहुंचा जा सकता है, कहां जाम लगा है, क्या व्यवस्थाएं सुधरी है, किस तरह से सामान्य हो चला है वहां जीवन, यही जानना चाहते हैं ना? हादसे के बाद महाकुंभ की तस्वीर दिखा देता हूं। मौनी अमावस्या पर कुंभ में मची भगदड़ के बाद अब हालात लगभग सामान्य हो चुके हैं, लेकिन यह हादसा सरकार से लेकर प्रशासन तक को कई बड़े सबक दे गया है। हादसे के बाद एहतियात के तौर पर कई कदम उठाए हैं, कई पाबंदियां लगाई गई हैं, लेकिन इस कवायद पर लोगों की आस्था आज भी भारी है। लोग करोड़ों की संख्या में स्नान के लिए पहुंच रहे हैं। कुंभ मेला प्रशासन ने क्या क्या बड़े फैसले लिए हैं और कुंभ में कैसे आस्था हादसे पर भारी पड़ रही है, सब कुछ विस्तार से बता देता हूं। शुरुआत कर देता हूं। महाकुंभ में हुई भगदड़ के बाद सुबह तक हालात पर काबू पा लिया गया था।
इसके बाद सभी 13 अखाड़ों को अमृत स्नान कराया गया। घटना के बाद से ही मेला प्रशासन व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में लग गया था। सिर्फ मेला प्रशासन ही नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश के सभी बड़े अधिकारियों ने व्यवस्थाओं को अपने हाथ में ले लिया था। बुधवार को दिन भर अखाड़ों ने अमृत स्नान किया और शाम होने तक करीब 7 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने कुंभ में डुबकी लगाई। शाम होने तक कितने? 7 करोड़ से ज्यादा लोग। गुरुवार को उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े अधिकारी, राज्य के डीजीपी प्रशांत कुमार और मुख्य सचिव मनोज कुमार और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश प्रयागराज पहुंचे। तीनों अधिकारियों ने भगदड़ वाली जगह का मुआयना किया। आज भी एक तस्वीर चर्चा में रही, जब तीनों बड़े अधिकारी मचान पर चढ़कर मेला क्षेत्र का जायजा लेते दिखाई दिए। कुंभ हादसे के बाद उत्तर प्रदेश प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। डीजीपी और मुख्य सचिव जैसे बड़े अधिकारियों का इस तरह से मचान पर निरीक्षण करना ये बताता है कि सिस्टम कितना मुस्तैद किया गया है। फिलहाल हालात पूरी तरह से काबू में। लेकिन आज जब विस्तार न्यूज की टीम कुंभ मेला में कवरेज कर रही थी, तब पता चला कि बुधवार को भीड़ ज्यादा होने की वजह से प्रयागराज के झूसी इलाके में भी भगदड़ मची थी। भगदड़ में कुछ लोगों की मौत भी हुई थी और कुछ लोग घायल हुए थे। इस दौरान एक बच्चा मिला जिसके माँ बाप उस भगदड़ में खो गए और अभी तक नहीं मिले। प्रयागराज के झूसी से हमारी ये रिपोर्ट देखिए, फिर आगे की बात विस्तार से करेंगे। न सिर्फ संगम पॉइंट पे लोगों की जान गई, बल्कि एक और जगह थी जहां लोगों ने अपने जान को गंवाया था। ये चौराहा है, ये चौराहा ही वो चौक पॉइंट बना, ये चौक पॉइंट बना जहां लोग दबे कुचले। मैं दुर्गेश से रिक्वेस्ट करूंगा, दुर्गेश एक बार जरा आप ये डस्टबिन दिखाइए जिसमें अभी भी लोगों के चप्पल, लोगों के कपड़े अंदर रखे हुए हैं और अभी इसकी सफाई चल रही है। इसको जल्दी जल्दी यहाँ से हटाया जा रहा है। ये डस्टबिन देखिए जिसमें ये चप्पल है। दुर्गेश थोड़ा पीछे मुड़ के दिखाइए, वो काली पॉलीथीन में वो जो गाड़ी जा रही है, पूरा कचरा, यहाँ का पूरा मलबा उसी काली पन्नी में पैक करके इसको लेकर के जा रहे हैं कहीं डंप करने। यहाँ से बहुत दूर लेकर के जा रहे हैं। आपको इस जगह तक आरसीसी की सड़क दिखाई देगी, लेकिन इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे आपको बालू दिखाई दे रहा है। ये बालू इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि ये बालू अभी, दुर्गेश, ये बालू अभी ताज़ा ताज़ा यहाँ पे पाटा गया है। ये गंगा जी से रेत ला करके यहाँ पे पटक दिया गया है, इसलिए क्योंकि यही वो जगह है, यही वो जगह है जहाँ लोग दब के दम घुट के उनकी जान चली गई। और सिर्फ जान ही नहीं, मैं आपसे बता रहा हूँ, एक बार आप इस पूरे क्षेत्र को देखिए, यहाँ जहाँ लोग इकट्ठा हो रहे हैं, इस क्षेत्र को देखिए। यहाँ पूरे क्षेत्र को जेसीबी से पाटा गया है, फिर इसको दबाया गया है। यहाँ से जितने कपड़े, चप्पल, सारी सामग्री, लोगों के बदन की जो सारी सामग्री यहाँ पे फट के, टूट के, निकल के, छूट के यहाँ पे रखी हुई थी, वो सारा सामग्री यहाँ से निकाल करके आपने वो गाड़ी देखी जिसमें काले पन्नी में भरा हुआ वो सारा मलबा था, जिसे ले जा करके डंप किया जा रहा है। मेरे ठीक दाहिने साइड ये वही दुकान है जिसकी चर्चा पूरे सोशल मीडिया पे है। ये वही दुकान है जिसकी चर्चा पूरे सोशल मीडिया पे हो रही है। यहीं पे लोग पानी के लिए तड़प रहे, लोग यहीं पे आए और पानी मांग रहे थे, पानी 2 घूंट दे दो, अंतिम समय में पानी दे दो। यहाँ यही वो दुकान है जहाँ पे आकर के लोग पानी मांग रहे थे। ये वही दुकान है जो हर जगह वायरल है। मौनी अमावस्या के बाद आज यानी गुरुवार को दिन भर प्रशासन केवल प्रयागराज से श्रद्धालुओं की भीड़ को कम करने में जुटा रहा। इसमें सबसे बड़ी चुनौती थी लोगों को प्रयागराज आने से रोकना और जो लोग पहुंच गए थे उनकी सुरक्षा को चाक चौबंद रखना। इसके लिए व्यवस्था में कई तरीके के बदलाव भी किए गए हैं। देखिए, प्रयागराज में भीड़ को कम करने के लिए जिले की सभी बॉर्डर को बुधवार को ही सील कर दिया गया था। तब से अगले आदेश तक ये बॉर्डर बंद रहेंगे और ये नाकाबंदी गुरुवार को भी जारी रही। प्रयागराज में एंट्री के 8 पॉइंट भदोही, चित्रकूट, कौशाम्बी, फतेहपुर, प्रतापगढ़, जौनपुर, मिर्जापुर और मध्य प्रदेश के रीवा का बॉर्डर है। इन सभी को अगले आदेश तक सील कर दिया गया है। यहाँ गाड़ियों की लगभग 10 से 20 किलोमीटर लंबी कतारें लग गई हैं, लेकिन सड़क मार्ग से आने वाले सभी लोगों की प्रयागराज में एंट्री रोक दी गई। इसके अलावा रेल मार्ग से आने वाले लोगों को भी प्रयागराज के बाहर रोक दिया गया। कुंभ मेले के लिए चलाई गई सभी स्पेशल ट्रेनों को जहां के तहां रोक दिया गया है। प्रयागराज से बाहर जाने के लिए रेलवे ने 360 स्पेशल ट्रेन भी चलाई है। ये ट्रेन प्रयागराज के अलग अलग स्टेशनों से केवल बाहर जाएंगी। समझ गया? प्रशासन के इस फैसले के बाद प्रयागराज में श्रद्धालुओं की भीड़
कम हो रही है और मेले की व्यवस्थाएं दोबारा पटरी पर लौट आई हैं। इसलिए अगर आप या आपके परिजन कुंभ में जाने का प्लान कर रहे हैं तो 1 हफ्ते के लिए टाल दें। फिलहाल 5 फरवरी के बाद ही कुंभ जाने का प्लान करें। ये तो थी प्रशासन की बात, प्रशासन के ऑपरेशन की। लेकिन कुंभ मेले में मची भगदड़ के बाद पूरे मेला क्षेत्र के लिए 5 बड़े बदलाव किए गए हैं और ये सभी व्यवस्थाएं 4 फरवरी तक लागू होंगी, वो भी बता देता हूं, ध्यान से देख लीजिए। कुंभ मेले में जो सबसे बड़ा बदलाव किया गया है वो है मेला क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित करना, यानी कि अब पूरे मेला क्षेत्र में कोई भी वाहन नहीं जा सकेगा, सभी को पैदल ही चलना होगा। 4 फरवरी तक कोई भी आएगा उसे पैदल जाना होगा, केवल आपातकालीन सेवाओं के लिए ही वाहन चल सकेंगे, जैसे पुलिस, एम्बुलेंस या फायर ब्रिगेड। दूसरा बड़ा फैसला है पूरे मेला क्षेत्र को वन वे करने का, यानी कि अब मेला क्षेत्र में आने और जाने के रास्ते अलग अलग होंगे। लोग जिस रास्ते से जाएंगे उससे वापस नहीं लौट सकेंगे। भगदड़ की एक वजह आने और जाने का रास्ता एक होना भी बताया गया था, जिससे लोगों को भागने का रास्ता नहीं मिला। मेला प्रशासन ने तीसरा फैसला लिया है कि अब पूरे मेला क्षेत्र की निगरानी ड्रोन से की जाएगी। अभी तक केवल संगम के आसपास के क्षेत्र में ड्रोन से निगरानी हो रही थी। चौथा फैसला लिया गया है कि भीड़ को नियंत्रित करने के लिए और हालात की सही जानकारी लेने के लिए अधिकारी हेलीकॉप्टर से पूरे मेला क्षेत्र की निगरानी करेंगे। इसके अलावा 5वां और महत्वपूर्ण फैसला ये है कि मेला क्षेत्र के लिए जितने भी व्हीकल और वीआईपी पास बनाए गए हैं उन सभी को रद्द कर दिया गया है, यानी कोई वीआईपी नहीं होगा, कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं होगा, क्योंकि वीवीआईपी और वीआईपी ट्रीटमेंट को लेकर साधु, संत, नेता, आम जनता सब गुस्से में थे, सब रोष में थे। समझ गए आप? इसलिए अब आपको आज की कहानी पूरी बता दिया, आपको कल से लेके आज तक का पूरा अपडेट बता दिया। अब आपको प्रयागराज लेकर चलता हूं। प्रयागराज में जुड़ गए हैं मेरे 2 सहयोगी, 3 सहयोगी। देखिए आज 2 नहीं 3 जुड़ गए हैं। एक अनमोल तिवारी दिखाई दे रहे हैं और सूर्यांश और प्रत्यक्ष दिखाई दे रहे हैं। सूर्यांश और प्रत्यक्ष के आसपास मुझे कुछ हलचल दिखाई दे रही है, कुछ संत भी दिखाई दे रहे हैं। पहले आप लोग बता दीजिए कि आप लोगों ने आज क्या महसूस किया, कल हादसे के बाद से आज अभी तक में क्या बदलाव हुए हैं वो तो हमने बता दिया। आज किस तरह से स्थिति है ये बता दीजिए, फिर मैं अनमोल के पास आऊंगा। सूर्यांश। देखिए ज्ञानेंद्र जी, दुर्घटना हुई थी मौनी अमावस्या के दिन, लेकिन दुर्घटना के बाद का जो मैनेजमेंट था वो मैनेजमेंट बहुत ही कहा जा सकता है कि अच्छे तरीके से सरकार और प्रशासन ने किया। अभी की जो मौजूदा स्थिति है सब कुछ सामान्य धीरे धीरे होता जा रहा है, लोगों की भीड़ को काबू किया जा रहा है और जिस तरीके से एक्स्ट्रा फोर्सेस बुलाई गई, एक्स्ट्रा फोर्सेस के अलावा सील जो बंद किया गया यहाँ के बॉर्डर को, तो लोगों की जो भीड़ थी वो कुछ कम हुई है। और आज का जो मेन काम था वो ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ जो यहाँ पर रुकी हुई है, जो लोग स्नान कर लिए हैं उनको बाहर निकाला जाए, ताकि यहाँ पे भगदड़ जैसी स्थिति दोबारा न बने और एक हिस्सों में बांटकर धीरे धीरे लोगों को स्नान कराया जाए। इसके लिए बाकायदा हर चौक चौराहे पर पुलिस की टीम, अर्धसैनिक बलों की टीम निगरानी कर रही थी, एक लोगों को सहायता प्रदान कर रही थी जिसको जो ज़रूरत थी। उसके अलावा हम अस्पतालों में भी गए जो यहाँ पे लगे हैं, अगर किसी को कोई परेशानी हो तो उनको भी वहाँ पे दवाइयाँ दी जा रही थी। और इस तरीके से हमने देखा कि जो स्थिति वो धीरे धीरे सामान्य होती जा रही है और लोगों का उत्साह और जो आस्था है उसमें कोई कमी नहीं आई। क्यों प्रत्याशाप भी थे, दिन भर देखे लोगों का जो आस्था था, जो जज्बा था वो लगातार बना रहा। देखिए दरअसल ज्ञानेंद्र जी, आज की अगर मौजूदा हालात के बारे में बात करें तो ऐसा लगा जैसे कुंभ को फिर से रीस्टार्ट कर दिया गया है। लोग संवेदना व्यक्त कर रहे थे, लेकिन साथ ही माँ गंगा से आशीर्वाद लेने के लिए एक नियमानुसार डिसिप्लिन्ड तरीके से वो आए, स्नान किया और आज जितने भी लोग रुके हुए थे वो बारी बारी से जाते हुए दिखाई दिए। मैं जिस पांटून पुल यानी पीपा पुल पे खड़ा हुआ हूँ, आप देख सकते हैं मेरे पीछे से लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। मैं दुर्गेश से कहूँगा दूर तक दिखाएं और इस समय आप देखेंगे कि गंगा का प्रवाह भी बिल्कुल चलचल एकदम चल रहा है। यहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई भीड़ नहीं है, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं और बड़े ही आसान तरीके से लोग दूसरे पार जा पा रहे हैं और भीड़ इकट्ठा होने की यहाँ पे कोई गुंजाइश ही नहीं लग रही है। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि एक दिन पहले ये हादसा हुआ और आज पूरा संगम तट खाली सा दिख रहा है।
ऊर्जावान दिख रहा है। ठीक है, जहाँ जहाँ हादसा हुआ, ठीक है, मैं समझ गया। आप उस पुल से आप ये तस्वीर दिखा रहे हैं, आप लोगों ने अच्छी तस्वीर दिखाने की कोशिश की। मैं अनमोल के पास जाता हूँ। अनमोल, तैयारी क्या है? और अनमोल, आज आपने क्या महसूस किया, क्या देखा, वो बता दीजिए। हमारे दर्शक इंतजार कर रहे हैं, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। अनमोल। देखिए ज्ञानेंद्र जी, अब तैयारी शुरू हो गई है बसंत पंचमी के दिन का, क्योंकि देखिए तीसरा अमृत स्नान होना है, तो अब प्रशासन लग चुका है आगे की तैयारी को लेकर। अब फॉरवर्ड प्लान बनाए जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से भगदड़ मची है, अब आगे प्रशासन कोई भी लापरवाही नहीं बरतना चाहता है। इसके लिए देखिए बाकायदा एक बड़ा रोड मैप तैयार हो रहा है। आज देखिए डीजीपी और सीएस जो है उनका दौरा था प्रयागराज में, तो डीजीपी ने साफ तौर पर कहा कि देखिए अब हमारा फोकस जो है अमृत स्नान जो वसंत पंचमी के दिन होने वाला है उसको लेकर के है। इसके साथ ही देखिए कवायद इसकी भी है कि प्रधानमंत्री मोदी आ सकते हैं, तो इसको लेकर भी प्रशासन देखिए अब मुस्तैद होता हुआ नजर आ रहा है, ताकि इस तरीके की घटना आगे न हो और भीड़ को नियंत्रण किया जा सके। ठीक है, सूर्यांश, प्रत्यक्ष और अनमोल, आप तीनों का शुक्रिया। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ का रुख कर लेते हैं। प्रयागराज में आप लोग इसी तरह से नजर बनाए रखिएगा। बहुत धन्यवाद आप सभी का। चलिए मध्य प्रदेश के पन्ना लेकर चलता हूं, और पन्ना में क्या हुआ है। पन्ना की फैक्ट्री में हादसा हो गया है, 4 मजदूरों की जान चली गई है। कौन सी फैक्ट्री है, हादसा कैसे हुआ, सब कुछ बता देता हूं। मध्य प्रदेश के पन्ना से एक बुरी खबर आई। पन्ना में जीके सीमेंट के प्लांट में बड़ा हादसा हो गया। हादसा जितना बड़ा था, हादसे के बाद प्रशासन की लापरवाही उतनी ही बड़ी थी। हालात ये थे कि हादसे के 3 घंटे बाद तक एक भी मजदूर का रेस्क्यू नहीं किया जा सका, एक भी मजदूर का। फैक्ट्री जिम्मेदार है कि आप काम तो कराते हैं, लेकिन जब हादसा हो जाए तो आप मजदूरों को मरने के लिए छोड़ देते हैं। कैसे हुआ हादसा और अभी तक का क्या क्या अपडेट है, सब कुछ विस्तार से बता देता हूं। पन्ना की जीके सीमेंट की फैक्ट्री में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। फैक्ट्री में टॉप फ्लोर की छत का स्लैब डालने का काम चल रहा था। इसी दौरान छत के गिरने से 15 से ज्यादा मजदूर मलबे में दब गए। मौत का आंकड़ा अभी साफ नहीं हो सका है, लेकिन हादसे के तुरंत बाद आई तस्वीरें डराने वाली थी। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि हादसे के बाद 2 मजदूर हवा में लटके हुए हैं। इन दोनों ही मजदूरों की मौत हो चुकी थी, लेकिन इनके शव करीब 3 घंटे तक हवा में लटक रहे थे। फैक्ट्री में लटके मजदूरों का दावा था कि करीब 30 से ज़्यादा मजदूर मलबे में दब गए, लेकिन कई घंटों तक प्रशासन ने कोई मदद नहीं की। घटना के करीब 3 घंटे बाद मौके पर प्रशासन और एसडीआरएफ की टीम पहुंची, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया जा सका। रेस्क्यू टीम ने मलबे से 19 लोगों को बाहर निकाला, जिसमें 4 की मौत हो चुकी थी। 15 घायलों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। मौके पर पहुंचे कमिश्नर वीरेंद्र सिंह रावत ने बताया कि मरने वालों में 3 मजदूर बिहार के और 1 पन्ना का रहने वाला है। प्रशासन ने मरने वालों मजदूरों की पहचान भी जारी कर दी है। हादसे में मारे गए लोगों में पूर्णिया बिहार के रहने वाले अंसार आलम, पूर्णिया बिहार के ही मसूद, पन्ना के रहने वाले रोहित खरे और पूर्णिया बिहार के रहने वाले मुस्फिर शामिल हैं। घायलों को कटनी रेफर किया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। घटना पर खजुराहो सांसद और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने संवेदनशीलता दिखाते हुए सबसे पहले अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए थे, जिसके बाद राहत और बचाव कार्य में तेजी आई थी। हादसे पर वी डी शर्मा का क्या कहना है, सुनिए। पन्ना की जेके सीमेंट फैक्ट्री के अंदर दुर्घटना हुई है, मुझे जानकारी मिली है। मैंने तत्काल पुलिस अधीक्षक से, वहां के कलेक्टर से, प्रशासनिक अधिकारियों से बात की है और निर्देशित किया कि तत्काल राहत कार्य जल्दी से जल्दी वहां पर हो और जो हमारे मजदूर भाई जो हताहत हुए हैं उनकी तत्काल उनकी व्यवस्था बने। और आगे मैंने प्रशासन को निर्देशित किया है कि इस दिशा में वहां त्वरित कार्रवाई करें। वी.डी. शर्मा के निर्देश के बाद जिले के बड़े अधिकारियों ने प्लांट का दौरा किया। मौके पर कमिश्नर वीरेंद्र सिंह और एएसपी आरती सिंह पहुंची। प्लांट का दौरा करने के बाद अधिकारियों ने बताया कि मृतकों को प्लांट प्रबंधन की तरफ से 18-18 लाख रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा घायलों को भी प्लांट 1-1 लाख रुपए प्लांट प्रबंधन मुआवजा देगा। अधिकारियों ने बताया कि शुरुआती जांच में लग रहा है कि बिल्डिंग की 7वीं फ्लोर की बीम से सेंट्री गिरी थी, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ है। डीआईजी क्या कह रहे हैं, सुनिए। 15 लोग घायल हैं और 4 लोगों की डेथ हुई है। उनमें से 3 बिहार पूर्णिया के रहने वाले हैं और 1 सिमरिया थाने के हैं खरे। प्रत्येक मृतक को 18-18 लाख रुपए देने का उन्होंने वो किया है। साथ में जितने भी घायल हैं, घायलों को 1-1 लाख रुपए वो
अलग से दे रहे हैं। चलिए, तो आपको मैंने पूरी कहानी बता दी। अब चलिए पन्ना लेकर चलता हूं कि पन्ना में स्थिति क्या है। पन्ना में से मेरे सहयोगी कौन जुड़ रहा है? मेरे सहयोगी विवेक तिवारी जुड़ रहे हैं। विवेक, कुछ आपके पास ऐसा इनपुट है जो दर्शकों को बता सकें जो अब तक किसी को ना पता हो? विवेक जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा आप डिले कर दीजिए, नेटवर्क की दिक्कत है, नेटवर्क की दिक्कत है। विवेक, आप जुड़ पा रहे हैं मुझसे? नहीं जुड़ पा रहे हैं, कोई बात नहीं। अगर आप जुड़ पा रहे हैं, जैसे ही जुड़ेंगे तो बताइएगा। लेकिन ये जो खबर है, ये खबर इसलिए बताना ज़रूरी था कि किस तरह से हादसा हुआ। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे लोग फंसे रहे, कैसे लटके रहे, कैसे मजदूरों का विरोध प्रदर्शन हुआ। ये सब कुछ आपको दिखाया गया, बताया गया। और मेरे सहयोगी रीवा से वहाँ गए हैं विवेक तिवारी, और वो बात करिए विवेक, बात करने की कोशिश कीजिए। ये हमारे साथ एक व्यक्ति हैं जो वहां पे मौजूद थे और सारी जानकारी है, इन्होंने लाइव देखा है वो चीजें, घटनाएं। हम इनसे जानना चाहेंगे क्योंकि ये अपनी पहचान नहीं बताना चाह रहे, इसलिए हम छुपा के बात कर रहे हैं। क्या घटना हुई आप बताएं और कैसी घटनाक्रम हुआ? मैं करीब 10 बजे यहाँ पहुंचा था। हाँ। मैंने देखा कि कुछ आवाज आई। धीमा कर लीजिए। उसके बाद मैं पीछे तरफ रास्ते में खड़ा था जहाँ से एम्बुलेंस जा उसमें से मुझे 5 से 8 लोग समझ में आए। लेकिन बता तो रहे हैं कि केवल 4 लोगों की है। अब वो उनकी गलती है जो बता रहे। मेरे जो आंखें देखा, मैंने देखा 8 लोगों के आसपास मृत हुए। हाँ। तो बाकी कितने दबे हैं अभी ये लगभग कितने लोग अंदर हो सकते हैं? फिर भी समझ लीजिए 50-60 लोग अंदर दबे हैं। हाँ, ये घटना कैसे हुई ये बताएं। असल में क्या है कि काम चल रहा है, इसकी वजह से हादसा हुआ। लोग कहते हैं कि टैग ढीला था, इसकी वजह से यह हादसा हुआ। आप इनसे बात करिएगा। और ये दुखद घटना जो है, हमारी कोशिश ये थी कि आपको ग्राउंड से भी सब कुछ बताएं, इसलिए आपको दिखा दिया, बता दिया। चलिए, अब देश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, और अब आते हैं छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ को कौन बिगाड़ रहा है? छत्तीसगढ़ के युवाओं को कौन बिगाड़ रहा है? इसलिए कह रहा हूं क्योंकि नशा, छत्तीसगढ़ और पंजाब का कनेक्शन सामने आ गया है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में नशे के तस्कर सक्रिय हो गए हैं। पंजाब से हीरोइन, जिसे चिट्टा कहते हैं, उसकी तस्करी राजधानी रायपुर में हो रही है। तस्करी कर लाई गई हीरोइन को होटल्स, नाइट क्लब और बार में खपाया जा रहा है। एक समय पंजाब इसी नशे के कारण देश में उड़ता पंजाब के नाम से जाना जाता था। अब छत्तीसगढ़ में भी हीरोइन की तस्करी बढ़ रही है। छत्तीसगढ़ के युवाओं को हीरोइन पहुंचाया जा रहा है। संवरते छत्तीसगढ़ के भविष्य को बिगाड़ने की कौन साजिश रच रहा है? आज इसी पर विस्तार से बात करेंगे, इसी खबर का विश्लेषण करेंगे। छत्तीसगढ़ में नशीले पदार्थों की तस्करी बड़ी समस्या है। गांजा की तस्करी की खबरें तो आती ही रहती हैं। अब हीरोइन की तस्करी पंजाब और हरियाणा से छत्तीसगढ़ में हो रही है। सोचिए, पंजाब और हरियाणा से हीरोइन ला रहे हैं और तस्कर छोटे छोटे पैकेट्स में हीरोइन छत्तीसगढ़ लाकर बेच रहे हैं। 20 ग्राम, 21 ग्राम, तो कभी 150 ग्राम हीरोइन ट्रक और बस के रास्ते छत्तीसगढ़ पहुंचाया जा रहा है। तस्करों ने हीरोइन के लिए छत्तीसगढ़ को ही क्यों चुना, ये भी आपको बता देते हैं। और ये भी बता देते हैं कि छत्तीसगढ़ के बड़े बड़े शहरों के युवाओं को हीरोइन की सप्लाई कैसे आसानी से की जा सकती है। देखिए, तस्कर ट्रेन, बस और ट्रक से हीरोइन पंजाब से रायपुर लाते हैं। रायपुर, बिलासपुर जैसे बड़े शहरों में पहले हीरोइन की सप्लाई की जाती है। इसके बाद शहरों के बड़े बड़े क्लब, बार और होटल्स में युवाओं को ये हीरोइन सप्लाई की जाती है। छत्तीसगढ़ में सप्लाई करने के पीछे बड़ी वजह क्या है? बड़ी वजह है मुनाफा कमाना, क्योंकि 1 ग्राम गुड क्वालिटी हीरोइन की कीमत पंजाब में 500 से 800 रुपये है, और यही हीरोइन जब छत्तीसगढ़ आता है तो उसकी कीमत करीब 4000 से 5000 तक तस्कर लगाते हैं। मतलब प्रति ग्राम 4000 रुपए के आसपास कमाते हैं।
मुनाफाखोर पैसा कमा रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ के युवा खतरनाक नशे की जद में जा रहे हैं। इसलिए खबर दिखाना जरूरी है। ये नशा बर्बाद कर देता है, कई घर तबाह कर देता है। पंजाब के फेमस सिंगर यो हनी सिंह की क्या हालत हुई आप सभी जानते हैं, इसलिए आपको सावधान कर रहा हूं। रायपुर पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई की है ये भी आपको बता देता हूं, देख लीजिए। रायपुर पुलिस पिछले एक हफ्ते से लगातार कार्रवाई कर रही है। रायपुर पुलिस ने इंटर स्टेट हीरोइन तस्कर गैंग का खुलासा किया है। तस्कर छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों में अपना ठिकाना बना चुके हैं। रायपुर पुलिस ने इस हफ्ते 201 ग्राम से ज़्यादा हीरोइन बरामद किया है, जिसकी कीमत 20 से 25 लाख रुपए है। पुलिस ने रेड कर 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें से 4 पुरुष और 2 महिलाएं भी शामिल हैं। ये सभी आरोपी पंजाब के रहने वाले हैं। इस पूरे मामले पर पुलिस के अधिकारी क्या कह रहे हैं, सुनिए। रायपुर पुलिस ने एक सक्सेसफुल ऑपरेशन को अंजाम दिया है, जिसमें हमने इस क्रम में कुल 3 अपराध दर्ज किए। अमानाका थाने के 2 अपराधों में हमने 20 ग्राम और 150 ग्राम रिकवरी किया, चिट्टा जिसे हेरोइन कहते हैं, और गुड़ियारी थाने में हम लगभग 52 ग्राम हेरोइन जब्त किया है। यहाँ पे हमने 2 बार देखा कि डायरेक्टली इंटर स्टेट ट्रांसपोर्ट हुआ है ये जो हेरोइन है, और यहाँ पे फिर जो नेटवर्क्स होते हैं जिसमें जो कंज्यूमर भी हैं जो इवेंचुअली पेडलर बन जाते हैं, मतलब वो अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए लोगों को फिर और सप्लाई करते हैं आगे। अब ये हीरोइन क्या है, पिक्चर वाली है क्या? ना, जिससे इतने युवाओं का भविष्य बर्बाद हो रहा है ये भी समझ लीजिए। बता देता हूँ, हीरोइन को ड्रग्स की रानी भी कहा जाता है। हीरोइन एकदम सफ़ेद पाउडर की तरह दिखता है। इसका सेवन नाक या मुंह से किया जाता है। हीरोइन को सबसे खतरनाक ड्रग्स माना जाता है, या डायरेक्ट दिमाग पर असर करती है। एक बार जिसे आदत लग गई, या तो कुछ दिन में उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ जाएगी या मौत तक हो सकती है। हीरोइन दिमाग में गुड हार्मोन का ब्लास्ट करता है। हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण बॉडी और दिमाग से कंट्रोल हट जाता है। हार्मोन का ब्लास्ट इतना जोरदार होता है कि हीरोइन के अलावा कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। इस मुद्दे पर हमने एक्सपर्ट से भी बात की है। डॉक्टर क्या समझा रहे हैं आप भी समझ लीजिए। ये एक्चुअली बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है, बिकॉज हम लोग एक नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं क्योंकि हमारा ब्रेन नॉर्मल लेवल का फंक्शनिंग कर रहा है। तो वहीं पर अगर हम कुछ आर्टिफिशियल पदार्थ ले रहे हैं, नशे के फॉर्म में इंटॉक्सिकेशन हो रहा है, तो फिर वो हार्मोन्स इम्बैलेंसेस होते हैं और हम ना चाहते हुए भी हमारा कंट्रोल नहीं होता है ब्रेन में, और उसके कारण बॉडी में भी कंट्रोल नहीं रहता है, सारा कुछ डिसबैलेंस हो जाता है। तो इसके कारण एंजाइटी इश्यूज़ हो सकते हैं, आपको खुशी का एहसास नहीं होना शुरू हो जाता है। सीधे मुद्दे की बात क्या है? सीधे मुद्दे की बात यह है कि छत्तीसगढ़ की युवाओं के भविष्य के साथ खेलने वाले अब बचेंगे नहीं। रायपुर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। पंजाब हरियाणा से हेरोइन लेकर आने वाले गिरफ्तार हो रहे हैं, जेल जा रहे हैं। युवाओं के भविष्य से जुड़ी खबर है, इसलिए विस्तार से बात कर रहा था, आपको सावधान कर रहा था। पंजाब जैसे हालात छत्तीसगढ़ के ना हो जाएं, इसलिए प्रशासन और जिम्मेदारों को बता रहा था, और छत्तीसगढ़ की इमेज ना बिगड़ जाए इसलिए आपको सजग कर रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। और सबसे ज्यादा इन दिनों चर्चा किस बात की है? छत्तीसगढ़ में जगह जगह चर्चा किस बात की है? सिर्फ एक ही चर्चा है शहरों में, कौन बनेगा मेयर, या फिर मेयर की चेयर में कौन बैठेगा। और हो क्या रहा है? नगर निगम चुनाव का आज का अपडेट आपको बता देता हूं कि आज नगर निगम चुनाव जहां जहां होना है वहां से जो बड़ी खबरें आई हैं वो आपको बता देता हूं। ये इसलिए बताता हूं क्योंकि आप छत्तीसगढ़ नगर निगम चुनाव के मुद्दे देखना चाहते हैं, आप उन अपडेट्स को देखना चाहते हैं जो आपके लिए जरूरी है। आपके शहर में क्या हुआ? किस महापौर प्रत्याशी का नामांकन रद्द हो गया? किसने अपनी अलग पार्टी बना ली? किसने बगावत कर लिया? और इससे क्या असर होगा? यही तो जानना चाहते हैं आप। यही जानना चाहते हैं ना कि आपके शहर में क्या माहौल है नगर निगम चुनाव में। कहीं मत जाइए, कहीं मत जाइए। शहर शहर हम खुद आ रहे हैं। विस्तार न्यूज़ आपके दरवाजे पर आ रहा है।
इसलिए नगर निगम चुनाव की सटीक जानकारी, सबसे सही जानकारी अगर आपको कहीं देखना है तो कुछ मत करिए, विस्तार न्यूज लगा लीजिए। छत्तीसगढ़ में जैसे जैसे नगरीय निकाय चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे तनाव भी बढ़ रहा है। अलग अलग घटनाएं सुनने और देखने को मिल रही हैं कि नहीं मिल रही हैं। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव बहुत दिलचस्प होता चला जा रहा है, तो सोचा इस पर भी बात करना जरूरी है। आज मैं आपको नगरीय निकाय चुनाव की 3 घटनाओं के बारे में बताऊंगा जो दिन भर सुर्खियों में रही। देखिए, पहली तस्वीर धमतरी नगर निगम से सामने आई, जहां कांग्रेस प्रत्याशी विजय गोलछा का नामांकन रद्द हो गया। दूसरी तस्वीर बेमेतरा जिले से आई है, यहां कांग्रेस के एक कार्यकर्ता ने पार्टी से नाराज होकर खुद की DAP पार्टी बना ली, यानी कि दुखी आत्मा पार्टी। मैं दुखी नहीं हुआ हूं इससे। DAP यानी कि दुखी आत्मा पार्टी। तीसरी तस्वीर भी धमतरी जिले से है। यहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी कार्यालय में तोड़फोड़ की है और कार्यालय के कुर्सी टेबल में आग लगा दी है। कुल मिलाकर नगरीय निकाय चुनाव में अजब गजब किस्से देखने को मिल रहे हैं। इस पर विस्तार से चर्चा कर लेते हैं, नगरीय निकाय चुनाव का विश्लेषण कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे धमतरी की, जहां कांग्रेस के महापौर प्रत्याशी विजय गोलछा का नामांकन रद्द कर दिया गया है। क्यों रद्द किया गया है, पहले ये जान लीजिए। धमतरी से जो बीजेपी प्रत्याशी हैं, उनका नाम रामू रोहरा है। उन्होंने विजय गोलछा के नामांकन में आपत्ति लगाई। रामू रोहरा ने कांग्रेस प्रत्याशी पर आरोप लगाया कि विजय गोलछा नगर निगम में ठेकेदार के रूप में काम कर रहे थे, निगम से लाभ ले रहे थे और नामांकन फॉर्म में गलत जानकारी दी। समझ गया? इस पर आज दोपहर 12 बजे से रिटर्निंग अधिकारी ने सुनवाई की और कांग्रेस के महापौर प्रत्याशी विजय गोलछा का नामांकन रद्द कर दिया। करीब 2 घंटे तक नगर निगम कार्यालय के बाहर कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच हंगामे जैसी स्थिति बनी रही। धमतरी से कांग्रेस विधायक ओंकार साहू ने धरना दिया, खूब हंगामा किया, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। विजय गोलछा को रोते हुए घर जाना पड़ा। इसके बाद प्रदेश का सियासी खैमा भी एक्टिव हुआ और खूब बयानबाजियां सुनने को मिली। क्या क्या सुनने को मिली, सुनना चाहते हैं? रिपोर्ट देखिए, सुन लीजिए। कुछ डॉक्यूमेंट स्कूटनी से पहले वायरल हो गए हैं, तो इससे जिम्मेदार जो अधिकारी उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होना चाहिए और जो बेगुनाह है हमारे जो प्रत्याशी महापौर प्रत्याशी उनको न्याय मिलना चाहिए। हमारे कांग्रेस पार्टी की छवि धूलित करने का प्रयास किए जा रहे हैं। पहले प्रत्याशी कोई तैयार नहीं हो रहा था भाजपा के खिलाफ लड़ने के लिए, जब तैयार में हुआ तो आधे अधूरे डॉक्यूमेंट के साथ उन्होंने नामांकन भरा। छत्तीसगढ़ प्रदेश में फिर से लोकतंत्र की हत्या हुई है। भारतीय जनता पार्टी अपनी सत्ता का दुरुपयोग कर कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों को चुनाव लड़ने से रोकने का काम कर रही है। उनका आवेदन जो हुआ था वो नियमों के विरुद्ध में था। आवेदन जो किया था वो त्रुटिपूर्वक था। छत्तीसगढ़ के 10 नगर निगम में से एक निगम में बीजेपी प्लस में नजर आ रही है। चुनाव से पहले ही धमतरी में मेयर का चुनाव एक तरफा नजर आ रहा है। हालांकि कांग्रेस ने तिलक सोनकर को अपना समर्थन दे दिया है। चलिए अब धमतरी में ही बीजेपी कार्यकर्ताओं की नाराजगी दिखा देता हूं। आज धमतरी के बीजेपी कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने खूब हंगामा किया। कार्यालय के कुर्सी टेबल में आग लगा दी है और कार्यालय में बैनर तक लगा दिया है कि यहां टिकट बिकता है। ये सभी कार्यकर्ता इसलिए नाराज हैं क्योंकि धमतरी जिला पंचायत सदस्य के लिए प्रत्याशी की घोषणा की गई है, लेकिन वार्ड क्रमांक 12 से किसी को भी टिकट नहीं मिला और कार्यकर्ताओं ने हंगामा कर दिया। इस पर धमतरी के बीजेपी जिला अध्यक्ष प्रकाश बैस क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। वो इस टिकट वितरण से उद्वेलित होकर कार्यालय में इस प्रकार के हरकत किए हैं और ऐसा उनको विरोध नहीं करना चाहिए और हम सब वहां पहुंचते करते तो विरोध करने को रहता है, अधिकार है कार्यकर्ता का टिकट मांगने का, ये करने का। और जब तो सर्वोच्च कमेटी और कोर टीम ने अगर निर्णय लिया है तो बैठ ऊपर के निर्णय बातों को रखना था।
अब तीसरी तस्वीर की बात करते हैं, जो कि बेमेतरा जिले से आई है। ये बहुत रोचक मामला है। जानते हैं क्यों? रोचक इसलिए क्योंकि यहाँ कांग्रेस पार्टी से नाराज कार्यकर्ताओं ने खुद की नई पार्टी बना ली है और कांग्रेस से दुखी होकर पार्टी का नाम जानते हैं क्या रखा है? दुखी आत्मा पार्टी। ये पार्टी सिर्फ बेमेतरा में नहीं, पूरे प्रदेश में सुर्खियों में आ गई है और अब निकाय चुनाव में दूसरी पार्टियों को दुख देने की तैयारी कर रही है। पार्टी के अध्यक्ष सुरेश सीहोर ने नगर पंचायत के 15 वार्डों में प्रत्याशी भी उतार दिए हैं और खुद नगर पंचायत अध्यक्ष के प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतर गए हैं। सुन लीजिए दुखी आत्मा पार्टी के अध्यक्ष सुरेश सीहोर खुशी से क्या कह रहे हैं, सुनिए। दुखी आत्मा पार्टी, क्योंकि भाजपा कांग्रेस दोनों पार्टी में ऐसा है कि जो लायक रहते हैं उसको नालायक समझते हैं लोग, और जो नालायक है उन्हीं को टिकट मिलता है। चाटुगिरी लोग को टिकट दिया जाता है। किसी के ऊपर छींटाकशी नहीं करूँगा और मैं उन लोग को भी भाईचारे से ही चुनाव लड़ना चाहता हूँ, क्योंकि उन लोग मेरे बड़े भाई है। एक दोनों राष्ट्रीय पार्टी, एक कांग्रेस और एक भारतीय जनता पार्टी। तो ये तीनों तस्वीरें छत्तीसगढ़ के नगरीय निकाय चुनाव की थी, जिनसे समझा जा सकता है कि राजनीतिक पार्टियों को चुनाव लड़ने के साथ साथ कार्यकर्ताओं को संतुष्ट करना बहुत मुश्किल साबित हो रहा है। कार्यकर्ता नाराज हो रहे हैं तो आग लगा दे रहे हैं, तो कहीं दुखी होकर खुद की ही दुखी आत्मा पार्टी बना ले रहे हैं। अब ये तो थी चुनावी बात पार्टियों की और उनके नाराज कार्यकर्ताओं की, लेकिन सीधे मुद्दे की बात क्या है? सीधे मुद्दे की बात यह है कि नगरीय निकाय चुनाव होना है और आपको अपना प्रतिनिधि चुनना है। इसलिए चुनाव की हर अपडेट आप तक पहुंचाता रहूंगा, इसी तरह से विश्लेषण खबर की करता रहूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली खबर क्या है? अगली खबर क्या है? पुलिस जांच पड़ताल और राजनीति। देखिए आपको सब चीज दिखाई दे रहा है। देखिए इसी को कहते हैं अच्छा बीजी। बैकग्राउंड जो होता है, आपको पुलिस दिखाई दे रही है, दिखाई दे रही कि नहीं? जांच पड़ताल किनकी हुई? उनकी हुई है। और राजनीति में दो दिग्गज दिखाई दे रहे हैं। जानते हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आज सुबह सुबह हड़कंप मच गया। पुलिस ने आज करीब 2000 लोगों को बसों में भरकर अलग अलग जगहों से उठाया और सिविल लाइन थाने लाकर बैठा लिया। जानते हैं क्यों? क्योंकि पुलिस को इन सभी का वेरिफिकेशन करना था। पुलिस को घुसपैठियों की पहचान करनी थी और इसके लिए प्रशासन ने सुबह सुबह 2000 लोगों को लाकर थाने में बैठा लिया। 100, 200, 400, 500 नहीं, 2000। राजधानी रायपुर के करीब 32 थानों की पुलिस ने एक्शन लिया। अलग अलग जगहों से करीब 2000 लोगों को बस में भरा। इनमें ज़्यादातर लोग दूसरे राज्यों से थे, कुछ पश्चिम बंगाल से तो कुछ उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड से, जो कि अपना छोटा मोटा यहाँ काम धंधा करते हैं और अपना गुजारा करते हैं। पुलिस सभी को थाने लेकर आई और उनके आधार कार्ड चेक किए, उनका वेरिफिकेशन किया, सभी से एक एक करके पूछताछ की गई, उनसे वेरिफिकेशन फॉर्म भरवाया गया, उनके रायपुर में रहने, काम करने और बाकी पहलुओं को लेकर पूछताछ की गई। पुलिस की इस पूरी कार्रवाई में जो भी संदिग्ध पाए जाएंगे उन पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। ये जानकारी एसएसपी लाल उम्मेद सिंह ने दी है। सुनिए। हम लोगों की जांच प्रारंभिक स्तर पर ही है। थानों को टास्क दिया गया था, सभी राजपत्रित अधिकारी इस पर सुपरवाइज कर रहे थे। अभी जहाँ भी इस प्रकार के लोग रह रहे थे, चाहे किराए के रूप में हो या फिर अपने किसी डेरा बना करके रह रहे थे, तो उनको सबको भी यहाँ इकट्ठा किया गया है। सत्यापन का काम जारी है। अगर कोई ऐसा बांग्लादेशी विदेशी नागरिक पाया जाता है जिसको विधिवत यहाँ आने की पात्रता नहीं थी, तो उसके विरुद्ध में भी फॉरेनर एक्ट के तहत में कार्रवाई की जाएगी। पुलिस की इस कार्रवाई में लोगों को परेशानियों का भी सामना करना पड़ा। भाई अब आपको सुबह सुबह लाकर थाने में बैठा लिया जाए तो परेशानी तो होगी। पुलिस ने जिन लोगों को उठाया उनके रिएक्शंस भी सामने आए हैं। विस्तार न्यूज़ उनसे भी बात की है, क्या कहा है सुनिए। हर कोई घुसपैठिया नहीं है, बल्कि इनमें से निकाला जा रहा है। सभी का आधार वेरिफिकेशन से पहचान की जा रही है। मेरे को सुबह सोते हुए जगा दिए और आके पुलिस का गाड़ी में बैठा के लाके यहाँ छोड़ दिए। डिटेल्स लिया गया, कहाँ रहता हूँ, कहाँ काम करता था पहले, अभी क्या करता हूँ, कहाँ रहता हूँ। इस तरीके से लाकर हैरानी हुआ सबका। खाना पीना ठीक से नहीं है, हाँ,
और काम का एक रूटीन होता है, उधर जा नहीं पाए हम लोग। सुबह 6 बजे 3 बजे लेके आया, वो तो सबसे बड़ी बात है। परेशानी हुआ, फ़ोन भी नहीं करने दिया, खाना भी सही से नहीं मिला, सुबह से खाना भी नहीं खाया। पुलिस के इस एक्शन की खबरें जैसे ही सामने आई, छत्तीसगढ़ का सियासी खेमा पूरे तरीके से एक्टिव हो गया। आरोप प्रत्यारोप लगने शुरू हो गए। कांग्रेस पूरे तरीके से हमलावर हो गई और सरकार पर निशाना साधने लगी। कांग्रेस ने पुलिस की इस कार्रवाई को चुनावी रंग बताया। मामला बढ़ता देख प्रदेश सरकार में डिप्टी सीएम अरुण साव खुद सामने आए और मोर्चा संभाला। कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार किया। सुनिए। साल भर से सरकार चला रही है, साल भर में अपराध कंट्रोल नहीं हो पाया है और राजधानी पूरी तरह से अपराध का गढ़ बन गया है। पूरी छत्तीसगढ़ में क्राइम लगातार बढ़ रही है और अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए पिछले सरकार पे आरोप लगाना, मैं समझता हूँ कि सरकार में रहकर भी स्थिति इनका संभल नहीं रही है। कांग्रेस पार्टी का रटा रटाया आरोप है। बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं के खिलाफ कार्रवाई लंबे समय से चल रही है। हर चीज को चुनाव के साथ जोड़ के देखना ये कांग्रेस पार्टी की आदत है। वास्तविकता ये है कि ये कानून व्यवस्था का मामला है, राज्य की सुरक्षा का मामला है, आम लोगों के सुरक्षा का मामला है और इसलिए प्रशासन इस तरह की कार्रवाई कर रही है। जो बांग्लादेशी लोग हैं, जो रोहिंग्या हैं, यदि यहाँ रह रहे हैं तो निश्चित रूप से उन पर कार्रवाई कानून सम्मत होगी। अगली खबर क्या है? टाइम तो हो गया है लेकिन खबर का असर है, इसलिए दिखा देता हूं। खबर का असर है। कौन सी खबर है? 800 का चम्मच खरीदे थे, जांच होगी। विस्तार न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। कुछ दिन पहले आपको एक खबर दिखाई थी, 800 रुपया का चम्मच खरीदेंगे। खबर मध्य प्रदेश की सिंगरौली में हुए बर्तन घोटाले की थी। सिंगरौली में आंगनबाड़ी के बर्तन खरीदने के लिए 5 करोड़ रुपए का बजट जारी किया गया था, लेकिन इस बजट में ऐसी लूट मचाई कि एक चम्मच की कीमत 800 रुपए से भी ज्यादा दिखाई गई। इसके अलावा पानी के जग की कीमत 1100 रुपए से ज्यादा दिखाई गई थी। इस पूरे घोटाले की खबर आपको सीधे मुद्दे की बात में दिखाई थी ना, विस्तार से सब कुछ बताया था। और खबर दिखाने के बाद अब इस खबर में बड़ा असर हुआ है। इस पूरे घोटाले की जांच के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने जांच कमेटी गठित कर दी है। जांच कमेटी रीवा संभाग आयुक्त की अध्यक्षता में जांच करेगी। जांच कमेटी में कौन कौन होगा ये भी जान लीजिए। जांच टीम में रीवा संभाग आयुक्त के अलावा मुख्यालय के संयुक्त संचालक अमिताभ अवस्थी और महिला बाल विकास के वित्त सलाहकार शामिल होंगे। अब ये पूरी टीम इस घोटाले की जांच करेगी और जांच में जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये टीम पता लगाएगी 800 रुपए का चम्मच कैसे खरीदा। नमस्कार।